आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोगों ने 4 महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करने का निर्णय लिया है जो यूपीएससी के एग्जाम में बहुत निर्णायक महत्व रखता है। जो लोग आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं या राज्य के पीसीएस के तमाम एग्जामों को देना चाहते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आने वाले समय में आरएएस का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, एमपीपीएससी या तमाम राज्यों के सिविल सेवा का एग्जाम हो, इसमें यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर लिखा हुआ आईओटी अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिखा हुआ है, मशीन लर्निंग लिखा हुआ, नेट न्यूट्रलिटी और साइबर पॉलिसी 2020। ये वो मेजर पार्ट हैं जो इस समय अर्थात जो है इस पिछले 2-3 वर्षों के सिनेरियो में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। यूपीएससी के द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे और मशीन लर्निंग पर एक सवाल पूछा गया है जिसमें डायरेक्ट वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ा हुआ सवाल था, लेकिन जानते हैं साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी से, नेट न्यूट्रलिटी से डायरेक्ट प्रश्न नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं से इसका लिंक रहा है। लेकिन जिस तरीके का संदर्भ इन विषयों को लेकर के उभरा है उससे लगता है कि यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले आज की क्लास में शामिल होने वाले सभी लोगों का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से आप कार्यक्रम में बने रहिए और इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिए ताकि हम लोगों का कार्यक्रम व्यापक रूप से आगे बढ़ता रहे और लगातार जानते हैं लोगों के बीच में फैलता रहे और चर्चा का भी कारण हो, क्योंकि हम लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की है और लगातार कमिटमेंट के द्वारा लगातार पिछले जो है 20-25 दिनों से हम लोग लगातार क्लासेज ले रहे हैं और प्रीलिम्स को लेकर के जो हम लोगों का कमिटमेंट है उसको लगातार पूरा कर रहे हैं। जो बच्चों से हमने वादा किया है, जो हमने आप सभी लोगों से जानते कहा था, उसको निश्चित रूप से हम लोग पूरा करने की तरफ हैं। लगभग 90% 95% जानते हम लोग क्लासेज को पूरा कर चुके हैं और बिल्कुल अब उस दौर में आ चुके हैं जहां से अब क्लासेस की संख्या बहुत कम बची हुई है और इन क्लासेस के माध्यम से आप पूरे तरीके से अपनी तैयारी को नया स्वरूप दे सकते हैं और जहां जहां से संभावनाएं हो सकती हैं उन सभी चीजों को हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पूरी तरीके से आप देखेंगे कि क्लास में जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आज की टॉपिक में हम लोग इस तरीके से ये 4 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो है साइबर पॉलिसी, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने लाल किले से की, साइबर पॉलिसी 2020 कि 2020 के अंत तक ये पॉलिसी बना ली जाएगी और अक्टूबर महीने में ये पॉलिसी आने वाली है, मैं पहले आपको बोल दूं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग बात करेंगे नेट न्यूट्रलिटी पे, जिसको भारत की सरकार ने 2018 में अनुमति दी थी, जिसको भारत की सरकार ने 2018 में नेट न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट को अनुमति दी थी और अब यह जानते हैं भारत में एक प्रभावी कंसेप्ट बन गया है और इसके लिए ट्राई के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। और अभी हाल में ही ट्राई ने कहा था कि नेट न्यूट्रलिटी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार विभाग को एक अलग से निकाय बनाने की आवश्यकता है ताकि उसके सिफारिश के आधार पर दूरसंचार मंत्रालय लगातार इन प्रयासों को संभव बनाता रहे और नेट न्यूट्रलिटी को जानते हैं एक प्रभावी अधिकार के रूप में लोगों के सामने लाने का प्रयास करता रहे। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है। तीसरा हम लोग बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर और चौथी बात करेंगे हम लोग मशीन लर्निंग पर और समय बचेगा तो फिर क्लाउड कंप्यूटिंग और बहुत सारी कंसेप्ट पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये चारों बहुत महत्वपूर्ण जानते हैं टॉपिक है। माना जा रहा है कि इसमें से एक सवाल जरूर आ सकता है या हो सकता है इनसे 2 सवाल भी पूछ लिए जाएं, इसलिए इनको बहुत गंभीरता से आप सभी लोग देखेंगे और जानेंगे। आप सभी ने सुना होगा कि सुंदर पिचई ने कहा कि मनुष्य ने आग और बिजली का उपयोग करना तो सीख लिया, लेकिन आग और बिजली के दुष्प्रभावों से मुक्त होना नहीं सीख पाया है।
आप देखिए बहुत सारे जगहों पर आग लग जाती है, उस घटना को जानते हैं, उस घटना से लड़ना पड़ता है और बहुत सारे जगह तो आग बुझाना संभव ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी रही, ब्राजील के जंगलों में आग लगी रही और यूरोप में बहुत सारे देशों में जानते आग लगी रही और बहुत लंबे समय तक उसको बुझाना संभव नहीं हो पाया। हे मनुष्य, तुमने आग का प्रयोग तो करना सीख लिया, लेकिन आग के क्या दुष्प्रभाव से निपट पाए? हे मनुष्य, आपने बिजली का उपयोग सीख लिया, लेकिन क्या बिजली का जो दुष्प्रभाव है, जो शॉर्ट सर्किट होता और हर साल भारी मात्रा में बहुत ज्यादा नुकसान होता, क्या उसको रोकना संभव हो पाया? नंदन नीलकानी समिति के अनुसार भारत में लगभग 40 से 50 हजार करोड़ हर साल नुकसान होता है सिर्फ आगजनी से, शॉर्ट सर्किट से होने वाले आग लगने की घटना से। इसी तरीके से मनुष्य के द्वारा साइबर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। यह तो एक वरदान है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव को अगर नहीं रोक पाए तो निश्चित रूप से मानवता के लिए यह चुनौती साबित होगा। जिस तरीके से मनुष्य ने आग का प्रयोग करना सीखा, बिजली का प्रयोग करना सीखा, लेकिन उसके दुष्प्रभावों को आज तक मैनेज नहीं कर पाया है, इसीलिए वो जोखिम हमेशा बना रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग और बहुत सारे साइबर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना तो सीख लिया है, लेकिन क्या इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए प्रभावी पहल कर पाया है? जिस तरीके से आग लग जाती है और बहुत सारी समस्या बन जाती है, शॉर्ट सर्किट होकर समस्या बन जाती, वैसे जब साइबर क्राइम होती है, जब साइबर वार होता है, जब हैक कर लिया जाता है पूरे सिस्टम को, तो गंभीर चुनौतियां बनती है। हम सभी लोग देख चुके हैं 2016 में किस तरीके से भारत में बैंकिंग क्षेत्र में तमाम खातों को हैक कर लिया गया और उसके एसबीआई जैसे बैंक को अपने एटीएम को बदलना पड़ा, पूरे नेटवर्क को जानता, पूरा नेटवर्क प्रभावित हो गया। इसी तरीके से अनेक बार कुडाईकुलम की रिएक्टर में जो हमारा साइबर सिस्टम था, चीनी हैकरों ने उसको हैक कर लिया और अभी हाल में आप देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से चुनौती चीनी हैकर्स बने हुए हैं। पूरे मानवता के लिए मालवेयर जानते हैं एक संकट की तरह है। जैसे आग लगने की घटना है, शॉर्ट सर्किट की घटना है, ऐसे वायरस की घटना है, मालवेयर की घटना है। ये पूरी तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी पर धब्बे की तरह है, यह बुनियाद को हिलाती है। तो इस नाते इस धब्बे को समाप्त करने की पहल होनी चाहिए। इसी संदर्भ में 15 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में कहा कि भारत अपने साइबर स्पेस की सुरक्षा की क्षमता रखता है, भारत अपने साइबर स्पेस को सुरक्षित रखेगा और हर हाल में 2020 के अंत तक भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020 बना लेगा और उसी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020 को मंत्रिमंडल के सामने ड्राफ्ट करके रखा गया है। बहुत जल्दी ही चंद दिनों में वो ड्राफ्ट फाइनल होने वाला है और नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020 वास्तविक होने वाली है। तो आप कहेंगे कि सर अभी तो होने वाली है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? मेरे भाई, पिछले 2-3 वर्षों से नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर के बहस चल रही है। 2018 में जब नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई तो लोगों ने कहा इसी पॉलिसी के साथ साथ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरे देश में डिजिटलाइजेशन हो, आप चाहते हैं पूरे देश में वर्चुअलाइजेशन हो, आप चाहते हैं भारत डिजिटल इंडिया बने, आप चाहते हैं पूरे गांव-गांव तक जानते हैं भारत नेट की योजना सफल हो, ऑप्टिकल फाइबर की लाइन बिछे, आप चाहते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सब तक हो, आप चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रसार हो, तो उसकी सुरक्षा पहले सुनिश्चित कर दीजिए। कोई भी संभावना आपके लिए अवसरों के साथ चुनौतियों को जन्म ना दे, इसके लिए पहले ही अवसरों को सिर्फ बढ़ाने का उपाय करिए और चुनौतियों को रोक दीजिए, उसकी बुनियाद को कमजोर करिए और उसी को कमजोर करने की दिशा में नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसी संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020 के अंत तक लाने में सक्षम होगा और भारत अपने साइबर स्पेस की सुरक्षा करने की क्षमता प्राप्त कर लेगा, अर्थात भारत अपने साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाएगा, अपने साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाएगा।
यहां तक बात समझ गए? इसका मतलब है कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझ लिया कि साइबर सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, सुरक्षित होना ज्यादा जरूरी। जिस तरीके से सुंदर पिचई का कथन बहुत ही ऐतिहासिक कथन है कि भाई आग और बिजली का उपयोग तो मानवता ने सीखा, लेकिन क्या उसके दुष्प्रभाव को कम करना सीख पाया? ऐसे ही डिजिटल टेक्नोलॉजी या वर्चुअल टेक्नोलॉजी है, ऐसे जानते हैं इसका उपयोग तो हम सीख रहे हैं, लेकिन इसके दुष्परिणामों को क्या मिनिमाइज कर पा रहे हैं, इसके दुष्परिणामों को क्या एड्रेस करने की क्षमता है, उसी संदर्भ में नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लाई गई है। ध्यान से जरा सुनेंगे। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन कैसे आएगा, वो तो मैं बताऊंगा, आप सुनिए तो ना, आप सुनेंगे। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, हिंदी माध्यम में कहें तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति ये लाने का विचार है, और इसके लाने से जानते एक महाक्रांति को जन्म देना संभव होगा, क्योंकि भारत चौथे औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करना चाहता है, और चौथे औद्योगिक क्रांति के अनुसार आपके पास साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी होना चाहिए। आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहते हैं, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, आप मशीन लर्निंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना चाहते हैं, 3D प्रिंटिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, आप क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो पहले उसके साइबर स्पेस को सुरक्षित तो कर लीजिए। पहले तो मैं बेसिक बात कर दूं, अभी तक जो भारत में साइबर सुरक्षा पॉलिसी लागू है वो भैया लागू है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। कोई पूछे कौन सी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लागू है, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 से 2020 तक ये चलेगा। अब इसके स्थान पर नई पॉलिसी आएगी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020, और ये 5 वर्षों के लिए लागू होगी, 5 वर्षीय नीति होगी, अर्थात ये 2025 तक काम करेगी। वैसे 2024 तक लोग कह रहे हैं कि 2020 से लेकर के 2024 तक, अर्थात जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी तब तक ये पॉलिसी काम करेगी। ध्यान से सुनिएगा, ये पॉलिसी हमारी अभी तक चल रही है और ये अब आने वाली है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020। ये देखिए लगभग 7 वर्षों तक काम करती रही, लेकिन ये 5 वर्षों के लिए ही होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो 2013 लाई गई थी वो सोनोडोन मामले के कारण लाई गई थी। सोनोडोन, यूपीएससी तो ऐसी सवाल पूछता है ना, हो सकता है ये ना पूछ करके सोनोडेन मामला पूछ ले। सोनोडेन आप जानते होंगे कि ये अमेरिका के जो है राष्ट्रीय सुरक्षा जो एजेंसी थी उसका एक अधिकारी था, और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की निगरानी की जाती है, जिससे पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक जानते हैं व्यवस्था की निगरानी की जाती है। और जब सोनोडेन ने ये मामले का खुलासा किया कि अमेरिका दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की निगरानी करता है, दुनिया का किसी भी व्यक्ति का जानते अकाउंट सेफ नहीं है, अमेरिका में सबकी सुबह सुबह राष्ट्रपति जब चाय पीता है तो उसके सामने ब्रीफिंग की जाती है, लोगों का कान जानते खड़ा हो गया कि क्या कोई भी साइबर स्पेस सिक्योर नहीं है। हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, टम्बलर यूज करते हैं, या यूट्यूब यूज करते हैं, या बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोग आ चुके हैं। किसी का भी सोशल नेटवर्किंग साइट जानते सिक्योर नहीं। जब सोनोडेन ने ये बात बताई, अभी पिछली बार जानते 2019 में आप देखेंगे तो सोनोडेन से जुड़ा हुआ एक जो है केस स्टडी भी पूछा गया चौथे पेपर में, तो उसी के नाते भारत ने सोचा बाप रे बाप, जब इतना सारा जानते साइबर स्पेस असुरक्षित है तो लाइए भारत का नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाया जाए। उसी संदर्भ में हम लोगों ने 2013 की नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई। कोई पूछे 2013 की नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी क्यों बनाई? सोनोडेन मामले से प्रभावित हो करके और अपने साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए। कोई पूछे कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020 क्यों बनाई जा रही है, तो आप कहेंगे इसलिए चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करना है, बहुत बड़े स्तर पर जानते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रसार करना है, बहुत बड़े स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी 5G का विस्तार करना है। उसकी पहले सुरक्षा की गारंटी देना बहुत जरूरी है, नहीं तो निवेश इस क्षेत्र में होने वाला प्रभावित होगा और निश्चित रूप से जानते भारत उतनी बढ़त नहीं प्राप्त कर पाएगा। मेरे भाई, भारत की कुल अर्थव्यवस्था में
में 15% योगदान है अभी डिजिटल इकोनॉमी का। 2024 तक भारत के कुल जीडीपी में 20% योगदान होगा डिजिटल इकोनॉमी का। लेकिन अगर डिजिटल इकोनॉमी सुरक्षित नहीं होगी तो क्या एफडीआई आएगा, क्या विदेशी निवेश इस सेक्टर में आएगा? बिल्कुल नहीं। जो अपने आप को सुरक्षित नहीं, जो किसी को सुरक्षा नहीं दे सकता, तो दूसरा उसके पास क्यों आएगा? बात समझ पा रहे होंगे। इस नाते इसका बैकग्राउंड है कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत एक प्रमुख भूमिका निभाना चाहता है, भारत डिजिटल इंडिया बनाना चाहता है, उसकी सुरक्षा और ये स्नोडोन मामले। अच्छा, इसके बारे में 2 पॉइंट मैं बोल दूं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में 2 मुख्य बिंदु थे। उसमें कहा गया था कि भारत साइबर इकोसिस्टम विकसित करेगा, अर्थात भारत अपने साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए एक साइबर इकोसिस्टम बनाएगा, जिससे जानते हैं साइबर अटैक करने वाले लोगों से भारत के साइबर स्पेस का बचाव होगा। और दूसरा कहा गया था कि भारत इस दिशा में तमाम तकनीकी विकास के लिए पहल करेगा। लेकिन आप जानते होंगे इस पॉलिसी के द्वारा कहा तो गया लेकिन हो नहीं पाया। भारत के ऊपर बहुत बड़े बड़े साइबर हमले हुए। 2016 का जो बैंकिंग हमला है, 2018-19 में जानते हैं कुडाईकुलम रिएक्टर का हमला है, फिर इसके अलावा तमाम प्राइवेट बैंकों पे हमला है। ऐसे बहुत सारे जानते हैं भारत में मालवेयर और जो है साइबर अटैक हुए, हैकिंग हुई, जिसके नाते हमारा साइबर स्पेस प्रभावित हुआ, हमारा साइबर स्पेस सुरक्षित नहीं रहा। इसका मतलब हमारा ढांचा कमजोर है, हमारा साइबर इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है। तो नई नीति के द्वारा सबसे पहले भारत के उस साइबर स्पेस, साइबर इकोसिस्टम को पूरी तरीके से सुरक्षित और संरक्षित करने की दृष्टि रखी गई है। यहां तक सबको समझ में आ गया। इसका बैकग्राउंड जानना जानते बहुत जरूरी है और उसी संदर्भ अब ध्यान सुनिएगा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020, अब इसमें क्या हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे। इसमें क्या हो सकता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि कोविड-19 के कारण, आप सभी लोग जानते होंगे कि कोविड-19 के कारण, कोरोना महामारी के कारण जो पूरी दुनिया पैक हो गई, एक देश की सीमाएं दूसरे देश की सीमाओं से जानते हैं जो जुड़ी हुई थी, जो लिंक में थी, वो सब बंद हो गई, जिसके नाते वर्चुअलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन को बहुत तेजी से बढ़ावा मिला है। और ऐसी परिस्थितियों में माना जा रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी, वर्चुअल इकोनॉमी का बहुत तेजी से विस्तार होगा। आगे चल करके अर्थव्यवस्था में डिजिटल इकोनॉमी एक बड़े पार्ट के रूप में, बहुत बड़े स्वरूप के रूप में उभरेगी। ऐसी स्थिति में साइबर सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप अगर तीव्र आर्थिक विकास चाहते हैं, अगर आप तीव्र आर्थिक विकास चाहते हैं तो तकनीकी के क्षेत्रों को बढ़ावा देना होगा। साइज ऑफ जीडीपी को बढ़ाने के लिए तमाम अर्थव्यवस्था में नए क्षेत्रों को खोलना होगा, नए क्षेत्रों को जन्म देना होगा। ऐसा संभव होता है चौथे औद्योगिक क्रांति से या 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी से। तो अगर आप 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस दिशा में जो है एक पहल होगी। इस दिशा में जो पहल संभव होगी वो जानते हैं इसी के माध्यम से ही संभव हो पाएगी। इस दिशा में तो आप जानते होंगे कि इस तरीके से भारत की सरकार पहले से ही जानते हैं एक सुरक्षा देने की कोशिश कर रही है। और इसी संदर्भ में जानते हैं भारत की सरकार नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को ला रही है। और आपको पता होगा नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लाने से पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल दे चुके हैं। हम लोगों ने पहले 59 चीनी ऐप को बैन किया, चीनी ऐप्स को बैन किया। कब किया बैन किया जानते हैं? ये किया था हम लोगों ने 29 जून में, जब हमारे गैलवन घाटी में समस्या हुई थी। फिर हम लोगों ने 47 चीनी ऐप को जानते हैं बैन किया था। ये 28 जुलाई को बैन किया था। और फिर हम लोगों ने जानते हैं 118 चीनी ऐप को बैन किया। ये जानते हैं 24 अगस्त को ऐसा किया। अर्थात हम लोगों ने इतने सारे ऐप को बंद किया। और इसमें क्या कहा, भारत सरकार ने 59 ऐप को जब बंद किया तो टिकटॉक को बैन किया था, इसमें पबजी को बैन किया। और बैन करते समय भारत सरकार के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का बयान आपने सुना होगा। उसमें कहा गया कि इसलिए इन ऐप को बंद किया जा रहा है क्योंकि इनसे साइबर सुरक्षा प्रभावित हो रही है, जिससे भारत की एकता और अखंडता प्रभावित हो रही है, भारत की संप्रभुता प्रभावित हो रही है। अर्थात इन ऐप के माध्यम से भारत में साइबर हमले की कोशिश की जा रही है, भारत के साइबर
स्पेस को असुरक्षित किया जा रहा है, और उसी संदर्भ में जानते हैं इन ऐपों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। इसलिए ऐप को जोड़ करके भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के एक पहल के रूप में ही चीनी ऐप्स पे प्रतिबंध लगाया गया है। बात समझ रहे हैं? इस नाते चीनी ऐप्स पे की गई कार्रवाई, जिसको डिजिटल स्ट्राइक कहा जाता है, या भारत सरकार के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जानते हैं साइबर सुरक्षा के लिए जो किए गए प्रयास हैं, कुछ प्रयास मैं बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो भारत ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, जो डिफेंस साइबर एजेंसी भारत सरकार ने बनाई है, डिफेंस साइबर एजेंसी बनाई। ये इसको भारत की साइबर सेना अब कहा जा रहा है, डिफेंस साइबर एजेंसी। भारत सरकार ने डिफेंस साइबर एजेंसी बनाई है, ठीक। इसके अलावा भारत ने जानते हैं जो है टेलीकॉम पॉलिसी, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2018 को जो है लाने का काम किया है। और इसी के बाद जानते हैं, ध्यान सुनिएगा, और इसी नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी जब लाई गई तो उसमें नेट न्यूट्रलिटी को भी जानते महत्व दिया गया, और बहुत सारी नई चीज़ों को जानते उसमें शुरुआत की गई है। जैसे नेशनल फाइबर अथॉरिटी बनाने की बात है, जैसे आप जानते होंगे कि 1 Gbps की गति तक का जानते हैं संचार की सेवा सभी नागरिकों तक उपलब्ध करवाना है। 10 Gbps तक की जानते हैं सारे जो है गांव तक सेवा उपलब्ध कराना, 5G लाना है। तो इन सब के जानते बैकग्राउंड में तो चाहिए ही, और इसी संदर्भ में नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020 को लाया जा रहा है। पीछे के बैकग्राउंड में मतलब मैं बता दूं कि क्या क्या था, ध्यान सुनिएगा। भारत सरकार के द्वारा पहली बार साइबर एक्ट, भारत सरकार के द्वारा पहली बार साइबर एक्ट 2000 ये 2000 में लाया गया। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा जो साइबर सेना बनाई गई, जिसको सर्ट कहा जाता है, लोग कहते हैं सर्ट बनाया, पैंट बनाया ही नहीं, अर्थात ये पूरी व्यवस्थित प्रयास नहीं था। इसका नाम था कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे जब मैं जोड़ूंगा तो उससे आप जान जाएंगे कहां से सवाल आ सकता है। और तीसरा जानते हैं साइबर एक्ट 2008, और इसके बाद जानती ये प्रयास किया गया था नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। अब देखिए, भारत सरकार इसके स्थान पे लाना चाहती है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020, और इसके स्थान पर भारत सरकार ने जानते हैं डिफेंस साइबर एजेंसी 2018 बना दिया। तो यहां पे ये जानते काम किया गया है, यहां पे ये किया गया है। और इसको जानिएगा, सुरक्षा ज्यादा अवसर से ज्यादा जरूरी है कि अवसर सुरक्षित हो, अवसर सेफ हो, तभी वो जानते हैं। देखिए, विकास विनाश का कारक नहीं होना चाहिए, विकास सतत होना चाहिए। भले विकास कम हो लेकिन अस्थाई विकास हो, ताकि किसी चुनौती से जानते आपको जूझना ना पड़े। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं जानते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे। पहले दूसरी बात, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जरा ध्यान देंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जरा ध्यान से सुनना है। ये 2003 की अवधारणा है। केविन ऑस्टिन इसके जन्मदाता माने जाते हैं। केविन ऑस्टिन या केविन एस्टन भी कई जगह लिखा रहता, तो आप जानते रहिएगा। देखिए, इसमें दो शब्द है, एक है इंटरनेट, ध्यान सुनिएगा, एक है इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब होता है जोड़ना, इंटरनेट का मतलब कनेक्टिविटी, जोड़ना। और दूसरा जानते शब्द है थिंग्स, माने वस्तु या उपकरण। ध्यान से सुनिएगा, वस्तु या उपकरण, वस्तु या उपकरण, अर्थात उपकरणों को जोड़ना, अर्थात उपकरणों को जोड़ने वाली तकनीक, अर्थात वह तकनीक जो उपकरणों को जोड़ करके सुविधा उपलब्ध कराती है, सुविधा या सेवा उपलब्ध कराती है,
उपलब्ध कराती है उसी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है उपकरणों को जोड़ करके सुविधा उपलब्ध कराना। इससे उपकरण क्या हो जाते हैं, स्मार्ट उपकरण हो जाते हैं। कोई भी गैजेट स्मार्ट हो जाता है। जैसे एप्पल की घड़ी आती है, आपने देखा होगा, वो आपके सेहत की जानकारी भी जानते हैं देती रहती है, कितना वर्कआउट कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी देती रहती है। तो ये कैसे संभव होता है, उसमें बहुत सारा फंक्शन है। ध्यान सुनिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल दे दें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जानते हैं, घर में जितनी भी चीजें आप यूज करते हैं सबको जोड़ करके जानते सुविधा देने के लिए विकसित की जाने वाली एक तकनीक है। इसीलिए बहुत लोग इसको स्मार्ट नेटवर्किंग की तकनीक भी कहते हैं। मान लीजिए आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में एसी है, आपके घर में लैपटॉप है, आपके घर में कंप्यूटर है, आपके घर में किचन में मॉड्यूलर किचन, बहुत सारी चीजें जानते हैं, इंडक्शन चूल्हा है, बाथरूम में गीजर है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और आप इसको जानते थ्रू इंटरनेट चलाने की क्षमता अर्जित करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम। मान लीजिए आप जयपुर से आ रहे हैं या आप लखनऊ से आ रहे हैं, आपने फ्लाइट पकड़ी और आपको पता है कि भाई आप घर पहुंचेंगे तो आपके घर में कोई नहीं है, पहुंचेंगे तो घर गर्म होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से वहीं से अपनी एसी को ऑन कर सकते हैं। क्योंकि एसी ऑन करने के बाद 15 से 20 मिनट, आधी घंटा लगता है पूरा। अगर हॉल बड़ा है, कमरा बड़ा है, तो उसको आधी घंटे ठंडा होने में लगता है, प्रॉपर ठंडा होने में। तो अगर आप आएंगे और फिर जानते हैं उसको ऑन करेंगे और देर रात 12 बजे पहुंचे, 1 घंटे तक जानते हैं वो आधी घंटे तक कमरा ठंडा ही नहीं हुआ, तो आप सोएंगे नहीं, तो फिर सुबह काम पे कैसे जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से वहीं लखनऊ से चले या जयपुर के हवाई अड्डे पे आए, सांगानेर हवाई अड्डे पे, वहीं से आपने ऑन कर दिया और जानते हैं आपका कमरा कूल होने लगा, आप घर आए और उस कमरे में सो गए। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जानते हैं एप्लीकेशन है। क्योंकि इंटरनेट के द्वारा सारे थिंग्स माने उपकरण जुड़े हुए हैं। अब इंटरनेट का प्रयोग करके मान लीजिए आप लखनऊ से चले, लेकिन पता चला कि अरे मैं घर लखनऊ से चला लेकिन हमारी फ्रिज तो जानते खुली हुई है, हमारा एसी तो खुला हुआ है, हमारा जानते हैं कंप्यूटर तो चल ही रहा है, या हमारा बहुत सारे उपकरण डिवाइसेस या गीजर हमारा ऑन है। अब आप पता चला लखनऊ से आ गए जो है आगरा तक। अब आगरा से लौट के तो नहीं जाएंगे लखनऊ बंद करने के लिए, तो क्या सुविधा आपके पास है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तकनीकी अगर प्रचलन में है, अगर प्रभावी है, तो आप क्या करेंगे, वहीं से जानते हैं आप अपने एसी को बंद कर सकते हैं, वहीं से अपने आप जो है फ्रिज को बंद कर सकते हैं, वहीं से अपने गीजर को बंद कर सकते हैं। अर्थात बहुत दूर से अपने सारी चीजों को जानते हैं ऑपरेट कर सकते हैं। यहां से न्यूयॉर्क वाले घर का दरवाजा बंद कर सकते हैं, पूरी सिक्योरिटी। अब तो स्मार्ट हाउसेज का कंसेप्ट आ गया, आपने सुना होगा स्मार्ट हाउसेज। स्मार्ट हाउसेज में स्मार्ट किचन, स्मार्ट बाथरूम, स्मार्ट जानते हैं जो है ड्राइंग रूम, बहुत सारी चीजें जानते हैं उसमें स्मार्ट, क्योंकि सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई। बहुत सारी कंपनियां इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर एफर्ट ले रही हैं। अभी गूगल जानते हैं एक ऑटोमेटेड कार बना रही है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग दोनों से ऑपरेट हो सकती है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत क्रांतिकारी तकनीक है, बहुत प्रभावी तकनीकी है, और इसके माध्यम से जानते हैं हम लोग उस दौर में, और गूगल और एप्पल की घड़ियां तो लोग यूज करने लगे हैं। अब मौसम जानते किस तरीके का है, उसका डाटा उसने लिया इंटरनेट से, उसने देखा कि इतने टेम्परेचर, इतने प्रेशर और इतने पे आर्द्रता पे क्या होता है, तुरंत उसने बताया कि मौसम खराब होने वाला है, आप जल्दी वर्कआउट करके निकलिए, समय नहीं है, बरसात हो सकती है। या जानते हैं आपके हेल्थ का डाटा उसने लिया कि इतना चलने पे, इतना टेम्परेचर पे ये बीमारी, ये शुगर, तो वो बता देता है कि भाई इतना आपको जानते हैं आपका ब्लड प्रेशर है, इतना पल्स रेट है, इतना आपका शुगर है, या इतना आपने चला। बहुत सारे चीजों को थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करके जानते हैं उपकरणों को बिल्कुल लाइव बनाने का काम करती है। इसीलिए ये तकनीक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव का कारक होगी। मनुष्य के जीवन को ये बहुत आसान बना देगी। जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, लैब में काम करते हैं, लाइब्रेरी में काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, उनके सबके जीवन में महाक्रांति इसके माध्यम से संभव होगी। ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। ये सारे इक्विपमेंट्स को स्मार्ट इक्विपमेंट्स में, सारे गैजेट्स को स्मार्ट गैजेट्स में बदलने की पूरी क्षमता रखती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के सबसे पहले पॉलिसी बनाने वाला भारत का राज्य आप जानते हैं आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के 2016 में ही पॉलिसी बनाई, क्योंकि आंध्र प्रदेश आप जान ही रहे, हैदराबाद
आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद को आप दूसरा जानते हैं, एक तरीके से आप बंगलुरु कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो जो है हैदराबाद में, विजयवाड़ा में, अमरावती में, यहाँ पे बहुत तेजी से जानते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का, बहुत तेजी से साइबर टेक्नोलॉजी का जानते हैं, बहुत तेजी से विकास हुआ है। और इस नाते जानते हैं वहां पर 2016 में इस नीति को अपनाया गया। उसका मानना था कि 2020 तक इस नाते आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा निवेश आकर्षित करने में वो राज्य जानते कामयाब होगा, और निश्चित रूप से उसका असर पड़ा है। और भारत की सरकार ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को 2014 में ही जानते हैं 2014 में ही अपनाने का निर्णय ले लिया था, क्योंकि 2014 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किया, और 2015 में भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम शुरू किया। स्मार्ट सिटी बिना इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हो ही नहीं सकती। कोई पूछे भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की शुरुआत कब हुई? 2014 में भारत सरकार ने इसको अडॉप्ट किया। किस पॉलिसी के साथ? डिजिटल इंडिया पॉलिसी के साथ। स्मार्ट सिटी की पूरी अवधारणा इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित है। मुझे लगता है यहां से आप समझ गए होंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में और नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेट न्यूट्रलिटी को देखेंगे। तीसरा है नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी, नेट न्यूट्रलिटी, या जानते हैं इसको आप कह सकते हैं कि जो है इंटरनेट तटस्थता। इंटरनेट तटस्थता, अब ध्यान से सुनिए इसका क्या अर्थ है। यह अवधारणा भी बहुत पुरानी नहीं है, जानते, यह अवधारणा भी 2003 की है, 2003 की अवधारणा है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स 1998 में पहले उसका कंसेप्ट आया था, 2003 से वो भी प्रभावी रूप से आगे बढ़ा है इन्हीं सब चीजों के साथ। ध्यान से सुनिएगा, नेट न्यूट्रलिटी की अवधारणा यह कहती है कि जिस तरीके से हवा पानी सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, जिस तरीके से हवा पानी और भोजन सबको उपलब्ध होना चाहिए, उसी तरीके से जानते इंटरनेट भी सबको उपलब्ध होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जिस तरीके से हवा पानी मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है, जिस तरीके से हवा है, एक क्षण हवा नहीं मिलेगा, एक पल भी अगर आपको जानते हवा नहीं मिलेगी तो आपका जीवन जा सकता है। हमारा पल पल, हर पल ये हवा पर आधारित है। और पानी नहीं मिलेगा तो आपकी जैव रासायनिक क्रियाएं जानते पूरी नहीं होंगी, आपका मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा और आपका जीवन प्रभावित हो जाएगा। और भोजन नहीं मिलेगा तो जानते हैं आपका कोशिकीय कार्य बाधित हो जाएगा, सेलुलर फंक्शन, सेलुलर सब बाधित हो जाएगा, जिसके नाते ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से शरीर जो है और उसकी कोशिकाएं ग्रोथ कैसे करेंगी और पूरा शारीरिक क्रियाओं को संपन्न कैसे करेंगी। ये तो आपके जानते हैं शरीर की सुरक्षा के लिए है, लेकिन शरीर के अलावा आपकी मानसिक सुरक्षा कैसे होगी? शिक्षा आपको कहां से मिलेगी? स्वास्थ्य आपको कहां से मिलेगा? गवर्नेंस कहां से मिलेगा? इंटरनेट से मिलेगा मेरे भाई, इंटरनेट से मिलेगा। जिस प्रकार से हवा पानी भोजन मनुष्य के लिए जरूरी है, वैसे ही जरूरी इंटरनेट है। इसीलिए केरल हाई कोर्ट ने 2019 में इंटरनेट को मूल अधिकार घोषित किया और भारत की सरकार ने भी जानते हैं इसको मूल अधिकार माना। और आर्टिकल जानते हैं 19(1)(a) के अंतर्गत, जहां पर यह जो है आपको राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार देता, वहीं आर्टिकल 21 के अंतर्गत गरिमा में जीवन का यह भाग बन गया है। भाई अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप कोई भी सुविधा क्या प्राप्त कर पाएंगे? चाहे वो ई बैंकिंग हो, चाहे वो जानते एजुकेशन हो, चाहे वो जानते हैं हेल्थ हो, चाहे वो कोई भी सर्विसेज हो, सब इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है। तो ये कंसेप्ट कहता है कि इंटरनेट पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, अर्थात इंटरनेट पर कोई भी कंपनी नियंत्रण नहीं कर सकती, इंटरनेट पर डाटा को कोई भी कंपनी रेगुलेट नहीं कर सकती, इंटरनेट के डाटा पर किसी भी कंपनी का नियंत्रण नहीं होगा। मोटे तौर पे सुनिए, इंटरनेट पर जो डाटा है उसके स्पीड पर किसी भी कंपनी का नियंत्रण नहीं होगा। कोई भी कंपनी इंटरनेट के डाटा के स्पीड के लिए ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती, कोई भी कंपनी ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती, इंटरनेट को कोई भी रेगुलेट नहीं कर सकता, इंटरनेट सबको मुक्त रूप से उपलब्ध होगा।
जब ये कंसेप्ट जानते प्रभावी हुआ तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करने लगे, जैसे एप्पल, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां, ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू किया, क्योंकि उनका कहना था कि अगर इंटरनेट पे स्पीड का नियंत्रण नहीं होगा, अगर इंटरनेट पे फिल्टर करना संभव नहीं होगा, अगर इंटरनेट पे जानते बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करना संभव नहीं होगा, तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज में कौन निवेश करेगा? बहुत अच्छी डिजिटल सर्विसेज का विकास कोई क्यों करेगा? या बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करेगा, जब उसके लिए कमाने का उपाय ही नहीं होगा, धंधा करने की सुविधा ही नहीं होगी? नेट न्यूट्रलिटी से इंटरनेट पर धंधा करने का अधिकार समाप्त हो जाता, खाली सेवा दे सकते हैं और उसके माध्यम से कमा सकते हैं। लेकिन कोई बेटर करके आप कुछ पाना चाह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कर सकते। इसीलिए फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग भी जानते बड़ा विरोधी निकला इसका। दिल्ली में आया था IIT दिल्ली में, उसमें भी इसने नेट न्यूट्रलिटी का विरोध किया। तो सारे टेक कंपनियों का पहले तो कहना है कि इससे जानते हैं जितना भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका निवेश प्रभावित होगा। नंबर 2, इन सभी टेक कंपनियों का कहना है कि इससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी। और नंबर 3, इन सभी कंपनियों का कहना है कि इससे जो जानते हैं एक टेक्नोलॉजी और नवाचार की दिशा में जानते हैं एक क्रांति की तरफ पूरा समाज बढ़ रहा है, कंपनियां एफर्ट ले रही हैं, उनके प्रयास हतोत्साहित होंगे। इसलिए नेट न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट को जानते नहीं लाया जाए और इस तरीके की बात नहीं की जाए। लेकिन कोई भी जानते हैं जो विशेषज्ञ है, जो मानवतावादी है, जो लोकतंत्रवादी है, उसका कहना है नहीं, नेट न्यूट्रलिटी होना ही चाहिए। इंटरनेट लोकतांत्रिक अधिकारों का सबसे बड़ा माध्यम बना। सोचिए, इंटरनेट नहीं होता तो बहुत सारे लोग अपनी बात कह पाते क्या? आप भारत में ही देख लीजिए, पहले समाज में बात कौन करता था? जो प्रभावशाली व्यक्ति होता था वो बात करता है, उसकी बातें छपती थी, टीवी में आती थी, रेडियो में आती थी, लोग सुनते थे, समझते थे, देखते थे। बाकी लोग अपनी बात कहने की क्षमता ही नहीं रखते थे। लेकिन जब से फेसबुक आया, जब से यूट्यूब आया, जब से ट्विटर आया, सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, सारे लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं। जो घर के अंदर महिलाएं रहती हैं, जहां जो कहीं निकलती ही नहीं, वो भी राष्ट्रीय मुद्दे पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, बहुत सारे जानते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज और सोशल इश्यूज पर अपनी बातें कह रही हैं। अपने जानते जीवन से जुड़ी हुई या समाज से जुड़ी हुई चिंताओं को रख रही हैं। तमाम वंचित और कमजोर वर्ग के लोग जो कभी भी अपनी बात को उतने प्रभावी तरीके से नहीं कह पाते, नेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनको कभी वो जानते अधिकार नहीं दे पाती, उनका समावेशीकरण नहीं कर पाती। लेकिन वही फेसबुक के आने से, सोशल नेटवर्किंग साइट के आने से जानते ये अधिकार मिला कि नहीं मिला? निश्चित रूप से मिला। इसलिए कह सकते हैं कि इंटरनेट लोकतांत्रिक अधिकारों का पहरुआ है, इंटरनेट लोकतांत्रिक अधिकारों का पिलर है। अर्थात इंटरनेट ने ही लोकतांत्रिक अधिकारों को चरम पर पहुंचा दिया है। और अगर आप अगर आप इंटरनेट को नियंत्रित करेंगे तो आप लोकतांत्रिक अधिकारों पर नियंत्रण स्थापित कर देंगे। लोकतंत्र, मानवतावाद, मूल अधिकार, वैधानिक अधिकारों का जानते प्रेरणा माना जाता है। लोकतंत्र नागरिक केंद्रीय शासन की सबसे बेहतरीन व्यवस्था का आदर्श माना जाता है। लोकतंत्र प्रो पीपुल, जन उन्मुख शासन की बात करता है। लोकतंत्र गुड गवर्नेंस की तरफ सरकारों को मोड़ने का प्रयास करता है। लोकतंत्र जनता के लिए शासन की बात करता है। लेकिन लोकतंत्र का मुख्य माध्यम तो इंटरनेट हो गया है। और अगर इंटरनेट नियंत्रित होगा तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसी नाते इंटरनेट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो इंटरनेट को नियंत्रित नहीं करना नेट न्यूट्रलिटी कहलाता है। बात समझिएगा, नेट न्यूट्रलिटी जिसको इंटरनेट तटस्थता कहा जाता है, इसका सीधा सीधा कहना है कि इंटरनेट पर किसी का स्वामित्व नहीं हो सकता है, किसी का स्वामित्व नहीं हो सकता। हवा पानी की तरह ये मुक्त होना चाहिए, स्वामित्व नहीं हो सकता है। अब इसका दूसरा मीनिंग समझिए, स्वामित्व नहीं हो सकता इसका मतलब इंटरनेट पर दी जाने वाली जो स्पीड है, डाटा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। अर्थात इंटरनेट के स्पीड पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, कोई नियंत्रण नहीं कर सकता।
कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है, नियंत्रण नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि इंटरनेट पर स्पीड को कोई नियंत्रित नहीं करेगा, उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं लेगा, कोई फिल्टर नहीं करेगा, किसी को किसी विशेष वेबसाइट पर जा करके विशेष वेबसाइट पर जाने के लिए नहीं कहेगा और वहां से विशेष सेवा लेने के लिए नहीं कहेगा। कुल मिला जुला के इंटरनेट सबके लिए मुक्त रहना ही नेट न्यूट्रलिटी कहलाता है। भारत सरकार ने, जानते हैं, अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार ने 2016 में ही नेट न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट को, जानते हैं, महत्व दिया। और मैं पढ़ के सुना देता हूं, दो बातें हैं। भारत की सरकार ने 2016 से 2018 के बीच में नेट न्यूट्रलिटी के दिशा में दो महत्वपूर्ण कदम उठाया। पहला कदम था फरवरी 2016 में ट्राई के द्वारा तय कर दिया गया कि कोई भी इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर डेटा सेवाओं के लिए भेदभाव शुल्क की नीति नहीं अपनाएगा। अर्थात कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी मोबाइल ऑपरेटर, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को की फैसिलिटी उपलब्ध करवाने वाला डाटा सेवाओं के लिए भेदभाव शुल्क की नीति नहीं अपनाएगा। अर्थात कोई सुविधा के लिए ज्यादा शुल्क, कोई सुविधा के लिए कम शुल्क जैसी कोई चीज नहीं चला सकता। सारी चीज एक रेट पे होगा और एक जैसा होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, जुलाई 2018 में भारत की सरकार ने इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री के गैर भेदभावपूर्ण उपयोग पर सिद्धांतों का एक व्यापक सेट अपनाने का निर्णय लिया था। इस व्यापक सेट अपनाने का, इस निर्णय के माध्यम से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इंटरनेट की किसी भी सामग्री के साथ किसी भी प्रकार के भेदपूर्ण व्यवहार को रोक दिया गया। कहने का दो मतलब है कि एक तो भारत सरकार ने 2016 में कहा कि कोई अलग अलग सेवा के लिए अलग अलग चार्ज नहीं ले सकते आप, स्पीड के मामले में कोई अलग से शुल्क की नीति नहीं होगी। और नंबर 2 बात कहा कि कोई भी कंटेंट उपलब्ध करवाते समय आप भेदभाव नहीं करेंगे, जो भी कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे, जानते हैं, वो सबके लिए उपलब्ध करवाएंगे और वैसी स्थिति में आप भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनेट आजादी के लिए बहुत जरूरी है और इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इंटरनेट सबके लिए मुक्त होना चाहिए, इंटरनेट सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। और सितंबर 2020, अभी कुछ दिन पहले, सितंबर 2020 में दूरसंचार विभाग ने कहा, ट्राई ने दूरसंचार विभाग को कहा कि नेट न्यूट्रलिटी के लिए एक अलग से निकाय होना चाहिए, एक अलग से निकाय होना चाहिए ताकि नेट न्यूट्रलिटी के बहुत सारी फैसिलिटीज के लिए वो सुझाव दे सके और सरकार, जानते, उन सुझावों पर काम करके, सरकार उन सुझावों पर काम करके इंटरनेट सबको मुक्त रूप से उपलब्ध करवा सके। इंटरनेट अब मौलिक अधिकार हो चुका है, जीवन के गरिमा के अधिकार को बढ़ाने वाला साबित हो चुका है। ऐसी स्थिति में इंटरनेट मुक्त होना चाहिए, इंटरनेट सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग चौथे कंसेप्ट की बात करते हैं, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, अगर आप शब्द को समझेंगे तो जान जाएंगे। मशीन लर्निंग, इसका मतलब मशीन सीख रही है। मशीन लर्निंग, मशीन का सीखना, मशीन का सीखना, ये एक टेक्नोलॉजी है। ध्यान से सुनिएगा, मशीन लर्निंग एक टेक्नोलॉजी। अब देखिए, एक टेक्नोलॉजी एआई और एक टेक्नोलॉजी है मशीन लर्निंग। बहुत लोग दोनों को एक समझते हैं, जरा इन दोनों के डिफरेंस को समझेंगे। ध्यान सुनिएगा, हम लोगों ने एआई वाला चैप्टर पूरा कर लिया, हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरा कर लिया और हम लोगों ने कहा था कि जॉन मैकार्थी इसके, जानते, जन्मदाता माने जाते हैं। 1955 में जॉन मैकार्थी ने ही इसको एक शाखा के रूप में डेवलप किया। ये बहुत पुरानी अवधारणा है और ये बिल्कुल नई अवधारणा। ध्यान सुनिएगा, जॉन मैकार्थी ने कहा था कंप्यूटर भी मानव की तरह सोच सकते हैं, अर्थात कंप्यूटरों को भी मानव के जैसा बुद्धिमान बनाया जा सकता है, अर्थात कंप्यूटर के बुद्धिमत्ता को बदला जा सकता है। तो इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जिससे मशीनों को मानव के जैसा बुद्धिमान बना दिया जाए, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर बना के डाला जाता है। अलग अलग, जानते हैं, कार्यों के लिए, अलग अलग गतिविधियों के लिए प्रोग्रामिंग की जाती है और सॉफ्टवेयर डाला जाता है। लेकिन इसमें, जानते हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर नहीं डाले जाते।
बल्कि ऐसा अलगोरिथम बनाया जाता है, इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाती है कि मशीन स्वयं उदाहरण से लर्न करे और फिर वैसा प्रोग्राम सेट कर ले। इसमें एल्गोरिथम का ज्यादा महत्व है। पूरा एक ऐसा पैटर्न सॉफ्टवेयर का एक पैटर्न डाला जाता है जो नमूनों से लर्न कर सके, जो उदाहरण से सीख सके और प्रोग्रामिंग करके जानते हैं निर्णय लेने की क्षमता रख सके। मशीन लर्निंग का मतलब जब मशीन लर्न करती है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर बना के प्रोग्राम बना के डाला नहीं जा। अगर प्रोग्राम बना के डाला जाएगा तो मशीन बहुत इंटरेक्टिव नहीं होगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आपने YouTube का उपयोग किया होगा। YouTube मशीन लर्निंग का बहुत उपयोग करता है। YouTube पे आप जब देखते होंगे, जब कोई वीडियो आप सर्च करते होंगे तो आपके पूरे YouTube पे वैसे ही वीडियो आने लगती है। जैसे मान लीजिए आपने शिक्षा का कोई वीडियो देखा तो शिक्षा से संबंधित सारा वीडियो, आपने आईएएस का कोई वीडियो देखा आईएएस की तैयारी का, तो वही सारे वीडियो आने लगते हैं। फिर आपने म्यूजिक का कोई देखा तो म्यूजिक आने, आपके फोन पे म्यूजिक वाले आने लगते हैं। ये क्या है? मशीन लर्निंग का कमाल है। आप सोचते हैं कि यूट्यूब के करोड़ों यूजर हैं, उतने करोड़ों यूजर के लिए कोई इंप्लॉय इस तरीके का काम नहीं करता। आप ये मत समझिएगा कोई एम्प्लॉय है जो अरेंज करता है आपके लिए, इतना बहुत मुश्किल काम होगा एम्प्लॉय के माध्यम से करने। मशीन लर्निंग के द्वारा यूट्यूब में इस तरीके की एल्गोरिथम है, इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है कि वो लर्न कर लेता है कि आपके जो मोबाइल सेट है, आपका जो जानते कोड है इंटरनेट का, या जो आपका इंटरनेट का यूज है, उसमें क्या पैटर्न है। जिस तरीके के वीडियो का पैटर्न आप जानते हैं, देखते हैं, उसी तरीके का एक पैटर्न आपके सामने वो ला देता है। ये मशीन लर्निंग है। ध्यान से सुनिए, मशीन लर्निंग का एक एग्जांपल सुन लीजिए। देखिए, मशीन लर्निंग से बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मशीन लर्निंग को कहा जाता है डाटा क्रिएटेड बाय थिंग्स। जब उपकरण या वस्तुएं स्वयं डाटा क्रिएट करने लगती, जैसे मान लीजिए आपने अपने फ्रिज में बहुत सारी सब्जियां रखा, बीन्स रखा, मान लीजिए भिंडी रखा आपने, बैगन रखा आपने, टमाटर रखा आपने, धनिया रखा आपने, मिर्च रखा आपने, नींबू रखा आपने। अब वो फ्रिज में अगर मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी है तो फ्रिज में जो मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी क्या है, लर्न करेगा, वो देखेगा एक पैटर्न कि एक हफ्ते के दौरान कितना आप भिंडी मंगाते हैं, कितना आप जानते हैं बैगन मंगाते हैं, कितना आप जानते हैं टमाटर मंगाते हैं, कितना आप ये धनिया मंगाते हैं, कितना आप मिर्च मंगाते हैं। उस पैटर्न को वो जानते हैं, सैंपल के रूप में ले लेगा और उसके माध्यम से लर्न करेगा और अपने प्रोग्राम को फिट कर लेगा। अब जैसे ही फ्रिज में जानते टमाटर कम होगा, वो तुरंत इंटरनेट के माध्यम से वहां पे जो टमाटर उपलब्ध करवाने वाले या तमाम रिटेल जानते हैं जो आउटलेट है, उनको सीधे मैसेज दे देगा और तब तक आपके दरवाजे पर कोई आएगा, खटखटाएगा दरवाजा। आप कहेंगे आप कौन? कहेगा जी आधा किलो टमाटर लेके। आप कहेंगे किसने मंगवाया, किसने आपको बुलाया? आप कहेंगे जी स्वयं फ्रिज ने बुलाया है, उसी ने मंगवाया है। आप कहेंगे फ्रिज? हाँ, फ्रिज में मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से जानते, मान लीजिए आपका एसी खराब होने वाला है, तो अभी जब एसी खराब हो जाता है, गैस खत्म हो जाती, तब पता चलता अरे बाप रे बाप गैस खत्म हो गई। अब आप फोन करते हैं, हेलो जरा हमारे एसी में गैस खत्म हो गई, भाई आके ठीक करिए। सर्विस प्रोवाइडर आता है या उसके लोग आते हैं, आप में गैस, आपके एसी में गैस डालते, बहुत लंबा समय लगा देते हैं, 2 दिन 3 दिन 5 दिन इस तरीके का। लेकिन आगे चल करके ऐसा नहीं होगा। मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी जब स्टैब्लिश हो जाएगी तो एसी में अपने आप मशीन लर्निंग होगी। जैसे ही उसमें कोई गड़बड़ी होगी, तुरंत उसके कंपनी के पास मैसेज चला जाएगा। अगर एसी में गैस खत्म होने वाला होगा, तुरंत मैसेज चला जाएगा और उस कंपनी के लोग आएंगे, आपके दरवाजे खटखटाएंगे। आप कहेंगे जी कौन लोग? कहेंगे जी एसी में गैस डालने आएंगे। आप कहेंगे किसने बुलाया? स्वयं एसी ने ही बुलाया है, उसी ने ही बुलाया है, उसी की प्रोग्रामिंग है। फिर जानते कोई आ सकता है, मान लीजिए आपका फैन है, आपका पूरा जानते स्मार्ट फैन है और इसमें मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी है। पता चला कि टूट के गिरने वाला है तो उससे पहले ही वो ब्लॉक हो जाएगा। ये नहीं कि टूट के आपके ऊपर गिर गया तब आपको पता चला अच्छा ये जानते हैं इस तरीके की समस्या हो गई। तो मशीन लर्निंग से बहुत बड़ी जानते क्रांति आने वाली है मानव जीवन में। तो मशीन लर्निंग का मतलब एक ऐसी तकनीकी जो नमूने से, जो उदाहरण से सीख करके, लर्न करके अपने प्रोग्राम को बनाती है और फिर कार्य करती है, उसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। और वो तकनीकी जिसमें सॉफ्टवेयर को पहले से डाल करके जानते हैं
मशीन को कार्यकारी बनाया जाता है उसे एआई कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पहले से मैं लिख देता हूं, पहले से सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को डाल करके, प्रोग्राम को डाल करके जब उपकरणों को स्मार्ट बनाया जाता है, जब उपकरणों को प्रभावी और स्मार्ट बनाया जाता है तो एआई कहलाता है। प्रभावी और स्मार्ट बनाया जाता है, स्मार्ट बनाया जाता है तो उसे एआई कहा जाता है, पहले से ही सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को डाल करके। लेकिन मशीन लर्निंग में देखिए ये नहीं है। ध्यान सुनिए, अब की बार ये तुलनात्मक रूप से भी प्रश्न आ सकता है। अब इसमें पहले से सॉफ्टवेयर डाल के नहीं होता है। जब नमूने से उदाहरण से सीख करके लर्न करके, जब नमूने से उदाहरण से सीख करके सॉफ्टवेयर अपने प्रोग्राम को निर्धारित करते हैं, सॉफ्टवेयर अपने प्रोग्राम को निर्धारित करते हैं, अपने प्रोग्राम को निर्धारित करते हैं तो उसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। इसमें भी एक ढांचा तो बनाया जाता है सॉफ्टवेयर का, लेकिन उसमें कोई प्रोग्राम पहले से फीड नहीं किया जाता, कोई पहले से प्रोग्रामिंग नहीं की जाती, बल्कि मशीन स्वयं नमूने से, मशीन स्वयं एग्जाम्पल से लर्निंग करके अपने लिए प्रोग्राम को फिक्स करती है और फिर जानते हैं एक्टिव होती है, प्रभावी होती है बहुत सारी गतिविधियों को करने में, तब उसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। जबकि इसमें क्या है, इसमें जानते हैं पहले से सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम बना के डाला जाता है। इसलिए जब मैंने आपको एआई पढ़ाया था तो हमने कहा था कि जब किसी मशीन में मानव जैसी बुद्धिमत्ता, ह्यूमन इंटेलिजेंसी को लाना, इसके लिए जानते सॉफ्टवेयर डाला जाता है। तो इसमें सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को फिक्स करके डाला जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक व्यवस्था बनाई जाती है, एल्गोरिथम बनाया जाता है और उसके माध्यम से जानते हैं फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो मशीनें नमूने से, एग्जाम्पल से लर्न करके सारी चीजों को सीख सकें और जानते डाटा को क्रिएट कर सकें। इसीलिए इसको कहा जाता है डाटा क्रिएटेड बाय थिंग्स। डाटा को क्रिएट कर सके और कार्यकारी हो सके तो उसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी से महाक्रांति आ सकती है जानते हैं मानव जीवन में, क्योंकि इसके माध्यम से डिजिटल जो मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाती है, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाती है, 3D प्रिंटिंग की बात की जाती है, बायो प्रिंटिंग की बात की जाती है, या बहुत सारा जानते इक्विपमेंट्स को इंटरेक्टिव बनाने की बात की जाती है। जितनी सारी वेरेबल टेक्नोलॉजी है, जैसे आप घड़ियां पहनते हैं, आप अंगूठी पहनते हैं, या आप बहुत सारी चीज को जानते, जैसे आप जानते गले में हार पहनते हैं, बहुत सारी चीजें नेकलेस पहनते हैं, उन सबको भी बहुत इंटरेक्टिव बनाया जा सकेगा। वो सब जानते, ऐसा नहीं कि आप हार पहने हुए गिर गए कहीं पे, टूट गया कहीं पे, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास होगा जिससे वो अपनी पोजीशन को पहले से फिक्स कर लेगा, सब कोडेड होगा, अपने आप लॉक हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, जरूरत के अनुसार खुल जाएगा। ऐसा नहीं कि चोर खींचने आएंगे तो खुलेगा नहीं। तो मशीन लर्निंग जानते हैं मानव जीवन में बहुत बड़ी क्रांति को स्थापित करने वाला है। इसके माध्यम से ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, ऑटोमेशन में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी। ध्यान सुनिएगा, मशीन लर्निंग से ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। अर्थात स्मार्ट जानते हैं इंडस्ट्री की स्थापना इसके माध्यम से संभव होगी। स्मार्ट इंडस्ट्री का विकास होगा और स्मार्ट इक्विपमेंट्स बनेंगे, स्मार्ट मशीनें बनेंगी और बहुत सारी चीजों को बहुत इंटरेक्टिव बनाना संभव होगा। और जानते मानव जीवन में एक नए दौर की शुरुआत होगी। जरा 2 मिनट आप सुनेंगे। देखिए, कहा जाता है हम लोग बचपन में जब थे तो एक निबंध आता था कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, या विज्ञान वरदान से ज्यादा अभिशाप है। ये सवाल, ये निबंध आता था, बहुत वर्षों तक पढ़ते रहे और कहीं न कहीं ये आता रहा। आईएएस के एग्जाम में भी कई बार आया, पीसीएस के एग्जाम में भी बहुत आया।
देखा भी गया कि वास्तव में विज्ञान सबके लिए वरदान नहीं है। विज्ञान जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ज्यादा वरदान है, और जो कई बार अनपढ़ है उनके लिए अभिशाप ही होता है। यही जो कंप्यूटर आया है, मोबाइल आया है, इंटरनेट आया है, बहुत गरीब गुरबा जो जानते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुत पिछड़ गए हैं। पूरा डिजिटल डिवाइड हो गया है, जानते हैं। जो नई चीजों को कर पाते वो पीछे रह जाते हैं, और जो चीजों को ऑपरेट कर ले जाते हैं वो बहुत आगे हो जाते हैं। तो तकनीकी एक जानते हैं कहीं न कहीं से खाई पैदा कर रही है, तकनीकी कहीं न कहीं से एक दीवार पैदा कर रही है। लेकिन जानते हैं आने वाले समय में ऐसे तकनीकों का विकास होगा मशीन लर्निंग के माध्यम से, जिससे ये खाई समाप्त हो जाएगी। तकनीकी स्वयं सहायक, जैसे मान लीजिए मैं अपना हाथ ऊपर करूं और ये फैन से हमारा हाथ लग के कट जाए, ये हमारे लिए अभिशाप है। लेकिन मैं हाथ ऊपर करूं और फैन को लग जाए कि भाई हाथ ऊपर हो रहा है, अपने आप वो बंद हो जाए, उसमें सेंसर होना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये क्या है? मशीन लर्निंग। मान लीजिए हम गाड़ी को पीछे कर रहे हैं, बैक गियर लगा रहे हैं, और किसी की गाड़ी में जाके लड़ गया, उतर के हमको मारने लगा, या किसी को जानते हैं ऐसा बहुत बार हो जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि अगर पीछे कोई गाड़ी है तो जाए ही नहीं, ब्लॉक हो जाए। ऐसा कैसे होगा? मशीन लर्निंग से होगा। मशीन लर्निंग के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी को ऐड करना पड़ता है, सेंसर टेक्नोलॉजी से लेकर के ना जाने कितने टेक्नोलॉजी को ऐड करना पड़ता है, और तब जाकर के एक चीज स्मार्ट होती है, और ऐसी चीज फिर सबके लिए सहायक होती है। जैसे ऑटोमेटेड कार की बात हो रही है कि ड्राइवरलेस कार आएगी, तो ड्राइवरलेस कार कैसे चलेगी? बोली। ड्राइवरलेस कार मेरे भाई मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी से ही चल सकती है। अगर मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो ड्राइवरलेस कार बनाना कभी भी संभव नहीं होगा। ड्राइवरलेस कार बनाना है या कोई भी ऑटोमेशन करना, मान लीजिए आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना है, मान लीजिए आपको मंगल पर बस्ती बसाना, तो मंगल पे जाके क्या बाहर निकल के काम करेंगे आप? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सब लोग अंदर बंद रहते हैं, क्योंकि बाहर माइक्रोग्रेविटी है, बाहर जानते हवा नहीं है, बाहर जानते हैं बाहर स्पेस है, स्पेस माने जीरो। तो वहां पर जानते हैं ऐसी स्थिति नहीं है कि आपके अनुकूल हो। बाहर निकल करके आप रिपेयर कर सकते हैं क्या? या बाहर निकल करके आप मेंटेनेंस कर सकते हैं क्या? मशीन लर्निंग होना चाहिए ताकि वहां पर आप चीजें अपने आप को दुरुस्त कर लें, चीजें अपने आप को रिफ्रेश कर लें, मशीन अपने आप को रिफ्रेश करे, अपने आप को एडजस्ट करे और मानव के लिए जानते सहायक हो। इन्हीं भूमिकाओं को स्थापित करने में मशीन लर्निंग जानते बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया है। और मशीन लर्निंग से जानते हैं विज्ञान सबके लिए वरदान साबित होगा, किसी के लिए भी अभिशाप नहीं रह जाएगा। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने, अब तो समय खत्म हो गया है, आज हम लोगों ने इन 4 महत्वपूर्ण तकनीकों के बारे में डिस्कशन किया। ये चारों तकनीकें जानते बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विषय में आपके बारे में जानते हैं, इसके विषय में आपको कम से कम कंसेप्चुअल जानकारी होना चाहिए, इसके बेसिक्स की समझ आपके पास होना चाहिए, तभी आप जानते हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मशीन लर्निंग को लेकर के भारत की सरकार ने 2018 में बजट जारी किया, 2018 में बजट जारी किया, और इसको भी जानते हैं चौथी औद्योगिक क्रांति का भाग माना है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का भाग माना है। ये चौथी औद्योगिक क्रांति और 5वें जनरेशन के तकनीकी का भी ये भाग है। 5G की शुरुआत के साथ साथ जब डाटा की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो मशीन लर्निंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि 2035 तक भारत अपनी इकोनॉमी में लगभग $1 ट्रिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से जोड़ने में सक्षम होगा। सोचिए, $1 ट्रिलियन, अभी भारत की पूरी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है मोटे तौर पे। तो 2035 तक $1 ट्रिलियन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से आएगी तो आप इसके महत्व को आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से जानते हैं, समझेंगे, ध्यान से इसको समझ करके जाएंगे। मात्र केवल 1 घंटे की पढ़ाई से भी आप जानते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे और कहीं से आपको अजनबी नहीं लगेगा। इसी तरीके से जानते हैं लगातार जुड़े रहिए, लगातार आप जानते हैं अपने आप को मोटिवेट करके रखिए और लास्ट मोमेंट तक भी पढ़ने की आदत डालिए। बहुत ज्यादा दबाव मत लीजिए। देखिए, कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज भेजा है कि सर ये लास्ट मोमेंट आ गया, जैसे लगता है सब कुछ भूल जा रहे हैं, जैसे लग रहा है सारा चीज जानते खत्म होता चला जा रहा है। ये जानते यही मोमेंट है अपने आप को फेस करने का। ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा, ऐसा लाखों लोगों के साथ हो रहा है जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं।
इसी मोमेंट पर आपको अपने आप को मैनेज करना होता है, इसी मोमेंट पर जानते हैं अपने आप को फेस करना होता है। ये सबके लिए टफ मोमेंट होता है, लेकिन इसको इजी लेके चलिए। इजी लेने का एक तरीका कि हमारी क्लास से जुड़े रहिए और लगातार इस तरीके से पढ़ते रहिए, तो आप इंजॉय करते रहेंगे। लास्ट वीक चल रहा है यूपीएससी के जानते हैं एग्जाम का, और ऐसे समय में इसका बेहतर से बेहतर उपयोग करने का सबसे अच्छा माध्यम है कि कूल रहिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस जो चल रही हैं हम लोगों की, इसको जारी रखिए, और बाकी जो आपने नोट्स बनाया हो उसको रिवाइज करते रहिए और इसी तरीके से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम।